एंड नाउ आज का आईजी लाइव सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि आज का आईजी लाइव क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि हम छिंदवाड़ा में हैं और हमारे ही जगह से कोई एक उस जगह पहुँचा है जो अनइमेजिनेबल है। सो आज के आईजी लाइव का टॉपिक है ऑक्सीसर्व मेनली एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे किसी ने अपना प्लेस बनाया, इसरो में चंद्रयान 2 में कैसे किसी ने अपना मतलब कैसे उस चीज़ में कैसे वो काम आए। एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑक्सीसर्व जो कि एक डिवाइस है और ये नाम तो आप सभी ने बहुत बार सुना होगा अभी इन 4-5 दिनों में। सो ऑक्सीसर्व एक ऐसी डिवाइस है जो कि रुपेश माहोरे सर ने बनाई है एंड आजकल रुपेश माहोरे सर एंड ऑक्सीसर्व जो डिवाइस उन्होंने बनाई है वो न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं एंड सोशल मीडिया में भी। So and talking about रुपेश माहोरे सर, so आज वो हमारे गेस्ट होने वाले हैं for this IG live session and talking about him, so जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बेडरूम की वॉल्स में एक्टर्स की पिक्चर्स या सिंगर्स की पिक्चर लगाते होंगे, बट रुपेश माहोरे सर ने अपने बेडरूम के वॉल पे राकेश शर्मा सर जो कि एक पहले इंडियन हैं जो कि मून में जा चुके हैं उनकी पिक्चर लगाई थी। सो दिस वुड बी द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर हिम आई गेस। एंड तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज का लाइव सेशन कितना नॉलेजेबल होने वाला है। सो लेट्स कॉल रुपेश शर्मा सर। I think he will join us in few minutes. Let's wait. Yeah. Hello, sir. Yeah. Hello. Welcoming Hi. Are we live? Sir to our live session. Thank you so much. Hello, sir. How are you? I'm good. I'm good. How you guys are doing? वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक्चुअली सर मैं लाइव सेशन स्टार्ट करने के पहले बस ये कहना चाहूंगी कि वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी मच मोटिवेटेड ऑलरेडी, क्योंकि आज का लाइव सेशन आई गेस पर्टिकुलरली कोई भी स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, बाकी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते होंगे आई गेस। सो सर क्वेश्चंस के बारे में आते हैं डायरेक्टली। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगी कि मतलब चाइल्डहुड से लेकर ऑक्सीसर्व आपने जो डिवाइस क्रिएट करी है उस टाइम पीरियड तक की जर्नी कैसी रही? आई मीन वाज इट एडवेंचरस, वाज इट अ रोलर कोस्टर जर्नी, हाउ वाज इट? प्रीटी मच इट वाज अ रोलर कोस्टर जर्नी। तो शायद ये पिछले 10 या 12 साल के आसपास की बात है। आई वाज देयर इन एनपीएस, मैं यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। आई स्टडीड हियर इन एनपीएस नेहरू पब्लिक स्कूल। उसके बाद 10th क्लास के बाद आई वेंट टू एफएस, फर्स्ट स्टेप चला गया था मैं थोड़े 2-3 महीने के। देन आई जॉइंड मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर, और उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ आईआईटी, देन आई जॉइंड अनदर इंस्टीट्यूट एंड आई वर्कड एट इसरो, हार्वर्ड, आईआईटी गुवाहाटी एंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस। सो जहां तक कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में लगता है कि टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट the way in which a human life or a life is interacting with universe, the way life is creating a dent in the universe so that a positive change could be extracted for the society itself. तो मुझे उसके लिए ऐसा लगता है। और ऑक्सीसर्व के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कोई भी चीज जो बिहेवियर या इंटरेक्शन में चेंज लाती है उसको हम इनोवेशन कहते हैं। और इनोवेशंस व्हिच आर ओरिजिनेटेड आउट ऑफ एम्पैथी, दे आर नॉट द वन व्हिच आर वेरी एस्थेटिक, but they solve a much more deeper and more meaningful problem in the society. तो हमारा ऑक्सीसर्व का आइडिया भी यहीं से आया था, that we saw people literally suffering
not by the Yeah. consequence of the disease, but the lack of resources. So Yeah. we created OxyServe, and we have got a good response about this device. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट सर. एंड सर, जैसे कि आप एक साइंटिस्ट है, आपने ऑक्सीसर्व डिवाइस डेवलप करी है, तो सर हाँ. मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या स्पार्क था जो कि आपको साइंटिस्ट बनने में मोटिवेट करा, और क्या ये आपका बचपन का ड्रीम था कि आपको साइंटिस्ट बनना है? आई थिंक बचपन का मेरा ऐसा कोई ड्रीम तो नहीं था स्पेसिफिक कि मुझे साइंटिस्ट बनना. हर कोई यही चाहता है कि वो एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट बने. मैं बचपन में आई वाज नॉट इवन अ शार्प किड, सो आई वाज जस्ट एन एवरेज किड. और मैं बहुत बहुत मस्ती करता था. एक बार मैंने, मुझे याद है इंसिडेंट, 6th क्लास में मैंने, मेरी जो टीचर थी उनके ऊपर इंक फेंक दी थी, इंक पेन से, ओके. और बहुत पिटाई हुई थी मेरी. और मैं बहुत मस्ती करता था स्कूल में. बट द अदर थिंग विच वाज देयर विथ मी वाज कि मेरे पास ये एबिलिटी थी कि आई कुड आस्क क्वेश्चंस. और जब आपके पास क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी होती है तो आपके पास जवाब ढूंढने की भी क्षमता आ ही जाती है, राइट? राइट. So I kept that thing, that small amount of good thing with me for my entire period of life through schooling, college or whatever. तो मुझे यही लगता है कि मतलब आप मतलब एकेडमिकली या फिर आप अच्छे हैं या नहीं, आपके ग्रेड्स जैसे भी हैं, जो भी आप स्कूल में कैसे करते हैं, बट देयर शुड बी अ स्पार्क अबाउट अ क्वेश्चन विच यू हैव इन योर माइंड, और आपको वो पूछ लेना चाहिए किसी से अगर आप चाहते राइट. हैं तो. अगर आप एक बार पूछना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप उसको उसका आंसर भी ढूंढ लेंगे. इस डिवाइस के साथ भी शायद ऐसे ही होगा. तो पिछले 1 साल से हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे. और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जब एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं स्पेस में, सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. कि ओके. क्योंकि स्पेस में कितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते, देयर इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो राइट. उस फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हमें एस्ट्रोनॉट्स को जब सप्लाई करते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. तो जब हमने इंडिया में कंडीशन देखी ऑक्सीजन क्राइसिस की, सो वी थॉट दैट दिस इज द आइडिया, दिस इज अ स्पिन ऑफ which we can derive from space tech to healthcare system. So that was the origin of this idea. ओके. ओके. एंड सर, जैसे कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको साइंटिस्ट बनना है या एस्ट्रोनॉट भी बनना हो, तो मतलब कोई ना कोई ऐसी बचपन में छोटी ना छोटी चीज को वो डेवलप किया होगा, चाहे वो मतलब कोई भी एक साइंस Right. प्रोजेक्ट रहता है या उससे भी रिलेटेड कोई ना Exactly. कोई चीज. तो क्या Yes. आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट डेवलप किया था जिससे आपको लगा कि हाँ, दिस कुड बी यूजफुल, मतलब बचपन में कुछ ऐसा था? तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी जो ओरिजिनेट हुई है वो कहीं ना कहीं आर्ट से हुई है, कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक. तो बचपन ओके. में हर कोई वो जो मैड और आर्ट अटैक वो सब देखता रहता था. और नेट जियो भी हर कोई देखता ही रहता था बचपन में, डिस्कवरी में. तो मेरे ख्याल से वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिससे एक क्यूरियोसिटी का एक जो कीड़ा है वैसा मतलब क्रिएट हो जाता है किसी के भी अंदर. फिर जब मैं मतलब 6th 7th में गया तो साइंस में जो पढ़ाते थे, तो मुझे मतलब आई वॉज नॉट इवन स्कोरिंग लाइक बहुत अच्छा स्कोर या कुछ, बट आई वॉज क्यूरियस अबाउट द स्टफ. तो मैं मेरे जो साइंस टीचर थे उनसे इंटरेक्ट करके रखता था. एंड दिस इज द थिंग व्हाट हार्डकोर रिसर्च इज अबाउट. इट इज अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन द साइंटिफिक कम्युनिटी. और इसी स्किल को अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आई थिंक आप जो भी मतलब साइंस के फील्ड में आप जो भी बनना चाहते हैं मोस्टली आप बन ही जाते हैं. तो बचपन में मेरी साइंस टीचर थी शेफाली मैम, और मेरे स्कूल में मेरी टीचर थी सिसोदिया मैम. सो आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हर, और पीरियड में और पीरियड के बाद भी मतलब. सो आई वाज नॉट रियली गुड एट इट, बट आई वाज एटलीस्ट ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस. तो मुझे मतलब छोटा छोटा मतलब मेरी छोटी छोटी जो थर्स्ट थी, जो क्यूरियोसिटी थी, वो सेटिस्फाई होती रहती थी. सो आई थिंक दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट. उसके बाद व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, तो मेरे प्रोफेसर्स जो थे, मैंने इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मतलब हैविली रखा था जो भी कम्युनिटी थी मेरे साथ. और आप उसको बस एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या दिस इज द कम्युनिटी यू वांट टू इंटरेक्ट विद, तो फिर वहां से ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाती है. राइट. राइट. तो सर मतलब आप बचपन में सिर्फ कीन थे, मतलब नॉलेज लेने के लिए, बस यू वर देयर, यू वर राइट देयर कि बस मुझे नॉलेज चाहिए, या दैट्स इट. हाँ, और ओके. मतलब जो छोटे साइंस प्रोजेक्ट जो सब लोग करते हैं, वो साइंस कांग्रेस का कुछ कुछ होता रहता था बचपन में. राइट. और स्कूल में जो एग्जीबिशन होते रहते थे तो उसमें पार्टिसिपेट कर लिया थोड़ा बहुत, लाइक एन एवरेज किड. और क्यूरियोसिटी थी तो मतलब बट चीजें आई थिंक यू आर अनफोल्ड. नॉट एट ऑल एवरेज, आई थिंक यू आर अनबिलीवेबल. आई मीन छिंदवाड़ा का, मतलब छिंदवाड़ा क्या, पहले ऐसे पर्सन है जो कि इतना कुछ कर चुके हैं. एंड गाइस, आई वांट टू टेल यू,
रुपेश सर टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं, प्लस वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो ये चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट जैसे कि रुपेश सर ने बोला कि क्वेश्चंस वो पूछते रहते थे, तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी जैसे ये इंस्टाग्राम लाइव जो हमारा चल रहा है, उस दौरान आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप प्लीज रुपेश सर से पूछ सकते हैं। ही विल आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस। हेडिंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन सर। सर ये पता चला है कि आप आईआईटी ड्रॉप आउट है, सो एंड आपने बिसाइड दैट आपने एचसी वर्मा सर यानी कि जो फिजिक्स के रिनाउंड टीचर हैं, उनके साथ एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है काम करने की। सो हाउ वाज इट लाइक, मतलब आईआईटी ड्रॉप आउट से? तो जब मैं 11th 12th में था तो मैं तो प्रोफेसर एच सी वर्मा को अपना गॉडफादर ही मानता था, उनकी किताबें पढ़ता था एंड आई वाज लाइक एक दिन तो एटलीस्ट उनसे मिलना ही है, क्योंकि उनके लिखने का जो तरीका था वो मतलब परफेक्ट था। रैशनिक हॉलिडे टाइप की एक जो बुक रहती है उसको इंडियन वर्जन में उन्होंने कन्वर्ट किया और अपने पर्सपेक्टिव उन्होंने फिजिक्स के बारे में बताया। तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या, मतलब इनसे तो मिलना ही पड़ेगा एक बार। तो इनफैक्ट मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट था 11th 12th में। आई वॉज गुड एट इंटरेक्टिंग विथ माई फिजिक्स टीचर एंड ही वॉज ऑल्सो गुड, प्रोफेसर मिस्टर राजीव वाजपेयी। एंड राजीव सर मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और मेरी क्यूरियोसिटी को हमेशा मतलब स्पार्क देते रहते थे कि हाँ ये करो 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 करो। और अभी भी मैं उनके टच में हूँ। तो स्कूल के बाद मैं ड्रॉप आउट ईयर, मैंने आई 12th के बाद आई गिव दिस फिजिक्स ओलंपियाड इफ यू रिमेंबर। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में आई, उसमें 4th स्टेज होती है कैंप्स की। तो आई वेंट टू द कैंप्स और वहां पे मुझे काफी लोगों से मिलने का मौका मिला और मुझे वहां पे समझ में आया कि दिस इज द रियल फिजिक्स इज अबाउट। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग बिकॉज आई वांटेड टू टीच फिजिक्स, राइट? बिकॉज मैंने ये सोच लिया था कि आई वांट टू लाइक फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ माय लाइफ आई वांट टू टीच फिजिक्स टू स्टूडेंट्स। तो मैं जेई एडवांस के और फिजिक्स ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस वगैरह बताने के लिए, और उसके बेसिकली वो मेरी प्रायोरिटी थी जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। और मैंने करीब 1 1.5 साल पढ़ाया। उसके बाद आई थॉट कि आई शुड मूव ऑन टू हार्ड कोर फिजिक्स रिसर्च, कि ये जो 11th 12th का जो सिलेबस रहता है वो बहुत बाउंड रहता है ना, उसको इट इज नॉट इवन अ रियल फिजिक्स। तो मैंने सोचा कि आई शुड लाइक गो विथ द फंडामेंटल और मोर हार्डकोर फिजिक्स। सो या दैट्स हाउ थिंग्स वेंट ऑन। ओके ओके, वाओ। तो सर जैसे कि आपने बोला कि आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा पैशनेट थे एंड आपने टीचिंग भी करी है, तो आपने टीचिंग मतलब सिर्फ फिजिक्स में करी है या और भी जैसे कि साइंटिस्ट के जो क्राइटेरियाज रहते हैं उन्हें पास आउट करने के लिए भी कुछ टीचिंग्स करी है? दिस इज बिफोर आई जॉइन द कॉलेज। तो उसके पहले मैं पढ़ाता था फिजिक्स जस्ट नॉर्मल अपना जो, मैं इनफैक्ट बीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था जब मैं खुद कॉलेज में नहीं गया था। उसके पहले एमएससी और एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं पढ़ चुका था उतना पूरा। तो मैं वो पढ़ाता था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मैं फर्स्ट ईयर में मैंने प्रोफेसर एच सी वर्मा को मेल भेजा, अपना पूरा बैकग्राउंड बताया कि सर मैंने ये काम किया है। और उनका जो रिसर्च था सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, बैकग्राउंड रिसर्च। तो मैंने प्रोफेसर एच सी वर्मा से बात की कि सर मैं आपके अंडर काम कर सकता हूँ क्या? तो ही इज लाइक या श्योर यू कैन। उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा, ही इज लाइक इट इज क्वाइट परफेक्ट, सो यू कैन कम हियर एंड यू कैन वर्क हियर। तो मैंने वहां पे आईआईटी कानपुर में उनके अंडर काम किया था। और प्रोफेसर एच सी वर्मा के साथ मतलब उनके अंदर एक अलग ही एक्सपेक्टर टाइप का है। उन्होंने मुझे बताया था कि कोई भी अच्छे टीचर की ये क्वालिटी होती है कि वो पढ़ाते समय एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके आए। अगर आपको अपना अच्छा टीचर याद होगा तो वो सिर्फ इसीलिए याद होगा क्योंकि उसके साथ एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। तो वो एक टीचर का एक मतलब एक एबिलिटी होती है। तो वही उनने इतने सालों तक उसको डेवलप किया है। और उनके साथ हाउ लाइक just amazing person he is and very down to earth and very humble. ओके तो व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी लोग एच सी वर्मा सर को नहीं जानते हैं, तो जैसे कि आपने अपनी मैथ्स की बुक पढ़ी होगी आर डी शर्मा सर की जो रहती है, तो वैसे ही फिजिक्स की बुक को जो पब्लिश करते हैं वो है एच सी वर्मा सर। सो ही इज अ वेरी रिनाउंड टीचर ऑफ फिजिक्स। एंड रुपेश सर, आई वांट टू नो कि आपने मतलब एच सी वर्मा सर के साथ जो काम किया, आप प्लीज उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि
किस चीज तो के बारे में, क्या प्रोजेक्ट था वो? मैंने जो जो प्रोजेक्ट था, उनका एक शिक्षा सोपन बोलिए, उनका एक पैरेलल प्रोजेक्ट चलता था। उनकी एक लेबोरेटरी है बहुत 3-4 फ्लोर की, एक डेडिकेटेड लेबोरेटरी आईआईटी कानपुर के पास ही। ओके। तो वहां पे मैं काम करता था, और वहां पे हम लोग माइक्रोफ्लूइडिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन सब के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे उसको डेवलप करते थे। एक छोटी सी एक फिजिक्स का एक प्रोजेक्ट होता है जिसको पॉप अप बोर्ड बोलते हैं, और वो माइक्रोफ्लूइडिक के सिंपल प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ओके। उसी को मैंने डेवलप किया था। उसके ऊपर एक बाद में उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी लिखा कि वाओ। इसमें और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा काम। ओके, ओके। सर, dropping this topic and heading towards another, and I want to know कि जैसे कि आपने इसरो में काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, एंड आई एम श्योर छिंदवाड़ा के बाकी सारे लोगों के लिए भी, कि कोई यहाँ का पर्सन इसरो में काम कर चुका है। एंड मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ वाज इट लाइक, आई मीन आपने जब इसरो में काम किया, वो भी इतने फिनोमिनल साइंटिस्ट के साथ, एंड दैट टू आपने चंद्रयान 2 में काम किया है उनके साथ, तो हाउ वाज इट लाइक? आई मीन इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, आई एम श्योर फॉर यू। एग्जैक्टली लाइक मुझे लगता है कि बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हुआ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने प्रोफेसर एच सी वर्मा के अंडर काम किया था। उसके बाद जब मैं आया वहां से, तो मेरे डिपार्टमेंट भी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी, मैं एनआईटी राउरकेला में पढ़ता हूँ वैसे। तो मेरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर थे जिनके अंडर मैंने एक प्रोजेक्ट किया छोटा सा, अप्रोच करके उनको। उसके ओके। बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम प्रोफेसर प्रोफेसर काले था, उनके अंडर मैंने 1 महीने काम किया था। फिर मैं आईआईटी गुवाहाटी गया था, मुझे आईआईटी गुवाहाटी में बुलाया था एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो इट वॉज जस्ट माई सेकेंड ईयर। तो उसके बाद ओके। मैं थिन फिल्म्स पे, और जो स्पेस रिलेटेड थिन फिल्म्स होती है, एक टॉपिक होता है फिजिक्स में, तो उस पर मैं काम करता था। और मैंने कोलकाता में एक साइक्लोट्रॉन सेंटर बोल के है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो मैंने वहां पे विजिट किया, वहां के साइंटिस्ट से मिला, और मैंने उनको बोला कि सर मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। इट इज कि मेरा इन एक कोलकाता? ये एक बैकग्राउंड, या इट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बीईसीसी इन कोलकाता। ओके। तो वहां पे मैंने तो मैंने वहां पे जो साइंटिस्ट थे उनको अप्रोच किया, वहां पे जाके विजिट की वहां की लैब, और साइंटिस्ट से वहां पे बात किया कि सर मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं आपके अंदर काम करना चाहता हूँ। एंड दे वर लाइक कि आई हैव अ बेटर पर्सन जिनके अंदर तुम काम कर सकते हो इसरो में। सो दे गेव मी कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ सम साइंटिस्ट। फिर मैंने वाओ। इसरो में अपने प्रपोजल्स भेजे कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ उनके अंदर। और फॉर्चुनेटली आफ्टर सीरीज ऑफ like 40 to 30 email exchanges, we got in touch, ओके। and they were like, yeah, you can come here and you can work. तो उस समय आखिरी फेज चल रहा था चंद्रयान 2 का। और उसमें जो भी स्पेस क्राफ्ट में स्पेस ऑप्टिक्स का पार्ट होता है, जो विजुअल पार्ट होता है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स का पार्ट होता है, उस पर मैं काम करता था। उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, और बाकी सारी चीजें। तो चंद्रयान 2 के टाइम जब मैं लॉन्च पे गया था, लॉन्च डे पे, तो मुझे वहां पे एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट मेरा वहां पे भी हुआ था कि लॉन्च डे के दिन जब चंद्रयान लॉन्च हो रहा था, हम लोग वहां पे खड़े हुए थे। एंड जो एक हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है अर्थ में, और सब लोग, मैं देख रहा था कि द पीपल हु आर अराउंड मी, दे वर लाइक, दे हैड टीयर्स इन देयर आईज लिटरली। और ओके। मुझे तब समझ में आया कि जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म होता है हमारा, जो हम बचपन से सीखते आते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, कि स्कूल में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे आप झंडा फहराते हो, राइट। जो भी कर नेशनल एंथम करते हो। तो आई थिंक अ मोर रिफाइंड डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट teaching someone what nationalism is. Nationalism is doing something with all your efforts to bring some change in the society. तो राइट, वहां से इट्स अ मुझे फीलिंग। ये समझ में आया कि या तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे वो दे यूज टू वर्क ओवर टाइम, लाइक दे वर नॉट सपोज टू वर्क लाइक 5-6 बजे के बाद, दे नीड नॉट टू वर्क, वो जा सकते थे, बट दे वर सिंस वेरी डेडिकेटेड। कभी कभी वो रात भर रुक के, मैं भी वहां पे उनके साथ रुक के वहां पे काम करता था। तो आई गॉट टू नो, ओ दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। और वहां से मेरा एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ, मतलब साइकोलॉजिकली और मेंटली, अपार्ट फ्रॉम साइंस। वाओ। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। आई मीन मुझे सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि मुझे गूज बम्स आ रहे हैं लिटरली। आई मीन इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। एंड सर, क्या आप प्लीज हमें थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि आपने जो इस मिशन में काम किया है, तो क्या क्या चीजों के बारे में आपने उस उधर पे नॉलेज ली, एंड क्या क्या चीजों में आपने काम किया था उधर पे? ठीक। तो हम लोग मैंने 2 चीजों पे काम किया था बेसिकली। एक तो माइक्रोफ्लूइडिक्स का एक पार्ट होता है, और दूसरा होता है थिन फिल्म्स। तो थिन फिल्म्स का मैं बता देता हूँ। तो स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट में जो भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो उनका कैलिब्रेशन करना पड़ता है।
और उनका ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कि ये स्पेसक्राफ्ट में फिट हो जाए, उनका वेट जो है वो परफेक्ट हो और उसकी ओके क्वालिटी जो हो वो बेस्ट हो। ठीक है। ओके तो इंडिया सारे वर्ल्ड की स्पेस एजेंसीज में इन द एंटायर वर्ल्ड इंडिया, इसरो का जो स्पेस ऑप्टिक्स है इट इज द बेस्ट। और अभी गूगल मैप्स को भी रिप्लेस करने के लिए इंडिया का भी खुद का एक मैप्स सिस्टम आ रहा है। तो स्पेस ऑप्टिक्स पे मैंने काम किया था, तो उसमें थिन फिल्म्स बोल के एक टॉपिक होता है जिसपे मैंने स्पेसिफिकली काम किया था कि उसका ओके डिजाइन कैसे होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा और उसको स्पेसक्राफ्ट में उसको अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरा राइट पार्ट मेरा था माइक्रोफ्लूइडिक्स का। और ओके माइक्रोफ्लूइडिक्स बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कोई भी स्पेसक्राफ्ट में अपने को गैस पास करनी पड़ती है, जैसे कि वो फ्यूल इंजेक्टर के लिए या किसी भी दूसरी चीज के लिए हमें माइक्रोफ्लूइडिक पंप्स डिजाइन करने पड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे पंप्स रहते हैं और वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वो नॉर्मल अपने जैसे पंप रहते हैं वैसे काम नहीं करते, दे आर समथिंग ओके डिफरेंट। तो ओके मैं उसको डेवलप करता था, उसका कैरेक्टराइजेशन और उसके रिसर्च पेपर्स पे मैंने काम किया था। तो दैट वाज माय लाइक बेसिक वर्क राइट देयर। ओके ओके सर आई वांट टू नो कि जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है जो एस्पायर कर रहा है इसरो में जाने के लिए, उधर पे काम करने के लिए, बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ एस्ट्रोनॉट, व्हाटएवर, तो आपका उसमें क्या टेक होगा? आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? तो कोई भी स्पेस एजेंसी हो, वेदर आपको नासा नासा में जाना हो, इसरो में जाना हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में जाना हो, तो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन विच दे वर्क। लाइक उनका उनकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, नॉट जस्ट देयर डिफरेंट लैब्स, देयर सब स्पेसिफिक ब्रांचेस। जैसे कुछ लोग जो रहते हैं वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पे काम करते हैं, कुछ फ्यूल इंजेक्शन पे काम करते हैं, कुछ लोग मेटलर्जी पे काम करते हैं, माइनिंग पे काम करते हैं, मतलब मेटलर्जी से रिलेटेड काम करते हैं। कुछ लोग वहां पे आईटी का भी एक सेक्शन होता है और ओके इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स का भी एक पार्ट होता है। तो आप अपना जो आपका जो इंटरेस्टेड फील्ड है, यू शुड चूज योर इंटरेस्टेड फील्ड एंड क्रिएट अ नीचे इन दैट फील्ड, राइट। तो उसमें आप एक्सपर्टाइज गेन कीजिए, छोटे छोटे इंटर्नशिप से किसी वर्क प्रोजेक्ट्स के थ्रू यू कैन गेन एक्सपीरियंस। और व्हेन यू फील दैट यू आर रेडी, सो यू कैन सेंड योर प्रपोजल टू द साइंटिस्ट देयर। और उनका ऑफिशियल प्रोसेस भी रहता है और उनका रिक्रूटमेंट का भी अलग से वो रहता है, तो आप ओके उसकी तरफ जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द प्रोसीजर इज, बेसिक प्रोसीजर इज ऑल। ओके ओके तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि रुपेश सर के बेडरूम की वॉल में राकेश शर्मा सर की पिक्चर लगी हुई है। तो सर, आपका राकेश शर्मा सर के साथ इंटरेक्शन हुआ है, एंड प्लीज आप हमें ये बताएं कि वो इंटरेक्शन, आई मीन, वो बहुत, मतलब मुझे सोचकर भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अनइमेजिनेबल इंटरेक्शन होगा। या एंड लाइक इट वाज, या या तो जैसे कि बोलते हैं इट वाज क्वाइट आउट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस। तो मुझे याद है कि मेरे रूम में यहाँ पे राकेश शर्मा सर की पिक्चर लगी थी जब मैं 6th क्लास में था। ओके और जब मैं उनके साथ इंटरव्यू ले रहा था तो वो पिक्चर बैकग्राउंड में थी एंड ही इज लाइक ये क्या है, तो आई वाज लाइक ये आपकी फोटो है sir। तो बोले ओके अच्छा। ओके तो फिर तो बेसिकली हम लोग एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे कि एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो पार्ट रहता है उसको कैसे डेवलप करते हैं, एस्ट्रोनॉट को तैयार कैसे करते हैं वहां पे जाने के लिए। तो उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, उस पे हम वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। एंड वी गॉट इन टच विद राकेश शर्मा सर। उनके साथ हम लोग ने बात की। और उनके साथ इसलिए खास बात की कि मैं अभी 23 साल का हूँ और जब राकेश शर्मा सर 21 साल के थे, ही वेंट टू इंडियन एयरफोर्स। और जब वो 23 साल के थे, जब मेरे एज के थे, ही वॉज फाइटिंग बांग्लादेश वॉर एज अ पायलट। तो मेरे लिए तो ये काफी मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। आई नो। सबसे सबसे अनोखी बात, सबसे यूनिक बात किसी भी एस्ट्रोनॉट से बात करने की ये रहती है कि जब वो स्पेस में एक्चुअली जाते हैं तो उनका एक मतलब ओवरव्यू चेंज हो जाता है। दिस इज साइकोलॉजिकल फिनोमेनन कॉल्ड ओवरव्यू इफेक्ट। एंड ओवरव्यू इफेक्ट, दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ योर मेंटल कंटेंटमेंट, जो हम पीस की बात करते हैं। तो जब देखो, जैसे एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाता है और वो जब स्पेस से अर्थ को ऑब्जर्व करता है और सारे प्लैनेट्स को देखता है, तो ही रियलाइजेस कि ये कितना मतलब इनसिग्निफिकेंट है, अर्थ अपने आप में कितना इनसिग्निफिकेंट है। और अपने राइट अर्थ में जितने भी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, दे डजंट रियली मेक सेंस इन द लार्जर पिक्चर। तो जब वो लोग अर्थ पे आते हैं एंड दे बिकम लाइक रियली हम्बल एंड दे एक्सपीरियंस दिस ओवरव्यू इफेक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया राकेश शर्मा सर से बात करते हुए कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग्स दैट ही वांट टू टॉक। He doesn't blabber about it. He doesn't show off. He's very, specific and very nice person, very humble and down to earth. राइट राइट एंड सर, ये कुछ ही टाइम पहले की बात होगी जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन हुआ।
तो हाँ हाँ सर उन्होंने आपको कोई ना कोई कुछ ऐसी एडवाइस दी है जो कि आप अपने साथ रखे हुए हैं, या कुछ ऐसा कहा आपको जो कि बहुत हाँ। तो मतलब मेरी, या हाँ तो मेरी यस। तो उनसे मतलब हमेशा, मतलब बात तो मेरी हमेशा अभी भी होती रहती है। एक दो दिन पहले ही मैंने उनसे बात की थी ओ, कि हमारा जो ओके था उससे रिलेटेड। तो रिसेंटली वो मतलब वो फीडबैक वगैरह देते रहते हैं हमको कि हम, मैं जो भी काम करता हूँ उसके लिए। तो ओके मुझे उन्होंने यही सिखाया है कि मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में क्या होता है कि जब एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करते हैं तो उसको सिर्फ फिजियोलॉजिकली नहीं, मतलब उसको उसकी उसकी फिजिक जो रहती है सिर्फ उसको नहीं, उसकी मेंटल, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको भी टेस्ट किया जाता है। क्योंकि यू हैव टू बी इन एन आइसोलेटेड प्लेस जहां पे देयर इज अ राइट रिस्क ऑफ डेथ लिटरली। राइट और आपको उस इन्वायरमेंट में, उस आइसोलेशन में रहना पड़ता है करीब कई कई दिनों तक। और समझ के देखो कि जैसे मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास सारी चीजें हैं खाने पीने की जो भी रिसोर्सेज है, पर अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको इसी रूम में रहना है, यू हैव टू स्टे हेयर फॉर 2 वीक्स और या फॉर मंथ्स, सो इट वुड साइकोलॉजिकली किल मी, या राइट? तो या उन्होंने उन्होंने यही बताया था कि ये जो कोविड के टाइम जब हम लॉकडाउन में जब घर पे रहते हैं, तो मतलब हाउ व्हाट आर द स्मॉल एक्सरसाइज लाइक मेंटल एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू टू ओके कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव। तो जो वो स्पेस में करते थे, वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स थे बहुत सारे जो वो कैरी आउट करते थे। दे हैड दिस ग्रुप थिंग, ग्रुप डायनामिक्स को डेवलप करने के लिए वहां पे स्पेस में वो लोग इसको कॉन्स्टेंटली करते रहते थे। एंड वन ऑफ द वे टू लाइक नॉट फॉल इनटू समथिंग or a mental distraction is keeping yourself active towards things around you। ठीक है? तो जो मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम होती हैं, दे रियली एग्जिस्ट, दे, बट अभी तो हमारे सोसाइटी में तो राइट काफी टैबू है इसके ऊपर। पर जो या साइंटिस्ट हैं और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, दे लाइक स्टडी इट एक्सक्लूसिवली बिकॉज दे एक्सपीरियंस इट इन द मोस्ट रिफाइंड वे। तो उन्होंने इस चीज पे बहुत एम्फेसिस किया था, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट आवर मेंटल हेल्थ इज एंड हाउ यू नीड टू कीप विजिटिंग professionals who could help you to develop your mental health and establish the peace and sanity within your mind। yeah। राइट राइट सर। एंड मतलब अभी इसके आगे जो मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ सर आपसे, ये थोड़ा मतलब थोड़ा अलग है, जो कि आप इंस्टाग्राम में हैं एंड आपके इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रमको हॉल, एंड आप जी। स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो हाँ। सर आप प्लीज हमें बताइए कि आपने यही नाम क्यों सोचा? आई मीन ये एक्चुअली नाम थोड़ा इनोवेटिव भी लग रहा है बट काइंड ऑफ फनी भी लग रहा है। तो क्या ऐसा क्या था जो कि आप इस नाम से तो जानना मुझे चाह मीन लोग जानना चाहें तो आपको इस नाम से? तो मुझे मतलब किसी ने एक क्वेश्चन शायद तो पिछले साल भी पूछा था। तो एक रोम में, ओल्ड रोम में एक राजा थे जिनका नाम था किंग जेम्स। तो किंग जेम्स के ओके मतलब जो पोते थे, वो एक वॉर में लड़के मतलब वो मार्टिरेट हो गए थे। और मतलब काफी उनका जो पूरा किंगडम था वो मतलब पूरा खत्म हो गया था। ठीक है? तो उस टाइम उनके एक गॉड थे जिनने उनकी हेल्प की थी। तो मेरा जो ये यूजर नेम है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं। तो इसका जस्ट मैं ओके तो मेरा रमकॉल इज नथिंग बट मेरा नाम इनिशियल रूपेश महावरे का रम, एंड रमकॉल इज अल्कोहल, तो इट जस्ट फिट इन द राइट स्पॉट एंड इट मेक सेंस, सो दैट इज इट एंड ओके नथिंग एल्स। या। ओके ओके ओके। एंड सर हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपने स्टैंड अप कॉमेडी करी हुई है, एंड क्या आप अभी भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं? आई मीन यू टेक अलोंग। या सो पिछले 3 4 5 साल में कम से कम, तो आई बीन डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी क्वाइट रेगुलरली। दिन मतलब एक महीने में 6 7 शोज कर लेना, और सीएलसी हैबिटाट इन सब जगह पे जाना, और कॉलेजेस ओके में मैंने बहुत बार परफॉर्म किया। तो ओके लॉकडाउन के पहले तक तो मैं काफी एक्टिवली काम करता था, बट जूम शोज में कभी कभी मैं कर लेता हूँ, जूम शोज जो नॉर्मल स्टैंड अप कॉमिक्स करते हैं। और कभी कोई कॉर्पोरेट कॉल आ जाता है कॉर्पोरेट शोज करने का, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। सो आई ओके बीन डूइंग स्टैंड अप फ्रॉम अराउंड 2016 के आसपास से। और मैं जाकिर खान, केनी सेबेस्टियन, करण गिल, बिस्वा, इन सबके साथ परफॉर्म कर चुका हूँ, एंड दे ओके। आर लाइक इन वाओ टच विद। अभी वाओ। मैं सौरभ पंत, रिसेंटली अभी मैं सौरभ पंत से बात कर रहा था, वो हमारे जो डिवाइस है उसको और एक्सपांड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सब, तो लाइक वी आर इन टच विद। मैं और स्टैंड अप में मतलब मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें मतलब दोनों मुझे अलाइव रखती हैं इन अ वे दैट रिसर्च में हम क्या करते हैं, फिजिक्स रिसर्च में
हम अपना जो आइडिया है, प्रपोजल है, उसको डिस्कस करते हैं अपने पीयर्स के साथ। हम उसको उसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और फिर जो कमेंट्स रहते हैं, फीडबैक्स रहते हैं, उस पे हम काम करते हैं, उसको कैसे फर्दर डेवलप करते हैं। किसी जोक के साथ भी यही होता है, यू राइट अ जोक, यू टेस्ट इट विद द ऑडियंस, यू गेट अ फीडबैक इंस्टेंटली, और बस उसको मतलब कैसे the right way to validate it and right way to improve it, you get it from the feedback itself. So yeah, that's how वाओ, both of things. ओके ओके। तो यानी from being a keen student about physics, then being in ISRO, and then doing stand-up comedy. It's a long, long journey, I think. And sir, I think ये बहुत ही अलग भी चीज होगी आपके लिए स्टैंड अप कॉमेडी। आई मीन, पहले आपको कभी इसके बारे में ऐसा ख्याल आया था लाइक स्टैंड अप कॉमेडी कोई एक चीज हो सकती है while studying? या तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग बचपन में गेम्स की सीडीज वगैरह लाते थे ये लैपटॉप में और कंप्यूटर में खेलने के लिए। तो एक बार मैंने एक सीडी लाई थी, और उसमें मुझे गलत सीडी आ गई थी। जॉर्ज कार्लिन एक स्टैंड अप कॉमिक है, उनकी सीडी आ गई थी। ओके और तभी शायद मैंने पहली बार उनको मैंने वो प्ले करके देखा। मैं कहीं गेम तो है नहीं, फिर उसको वीडियो को प्ले करके देखा। आई सॉ वीडियो ऑफ जॉर्ज कार्लिन, और जॉर्ज कार्लिन वाज लाइक एन लेजेंडरी अमेरिकन स्टैंड अप कॉमिक। या तो मैं जब देखा, और मुझे लगा कि दिस इज अमेजिंग, लाइक यू कैन गो टू स्टेज, यू कैन ब्लेबर योर थॉट्स, यू कैन वैलिडेट इट इंस्टेंटली, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जब मैं स्कूल में था इनफैक्ट, तो हमारे स्कूल में माइक्रोविजन अकेडमी में देयर वाज अ थिंग कि प्रेयर के पहले यू गेट अ स्पॉट फॉर लाइक 10 मिनट का या 15 मिनट का, एंड यू कैन स्पीक वट एवर यू वांट टू स्पीक। तो मैं ओके वहां पे जाके आई वाज स्पीकिंग, मैं स्टैंड अप तो नहीं कर रहा था, वहां पे जाके अपने थॉट्स वगैरह जाके बोल देता था कि हाँ मुझे ये फील होता है, मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये फील होता है, मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये फील होता है, मुझे अटेंडेंस सिस्टम के बारे में ये फील होता है। तो मैं वहां पे स्टेज पे काफी एक्टिव था। तो वो चीज मुझे काफी प्रोवोक की। ये अगले 3 या 4 साल में, जब मैं 2016 में मैंने ओपन माइक्स वगैरह अटेंड करने शुरू किए, तो वो काफी मुझे मतलब अच्छा लगा, और मैंने उसको डेवलप किया उस स्किल को टाइम के साथ। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फील्ड में, कम साइंस में या फिर आर्ट्स में। तो राइट मुझे यही लगता है कि स्टैंड अप से मुझे कम्युनिकेशन का एक अच्छा तरीका मिला। इसी के वजह से मैं लोगों को अप्रोच करने की मेरे पास मतलब एक एबिलिटी है कि हाँ, लाइक यू हैव योर एबिलिटीज, कि आपके पास अपनी एबिलिटीज होंगी कि हाँ आपके पास एक स्किल सेट है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कैसे करो, आपको प्रोजेक्ट कैसे करोगे। तो वही कम्युनिकेशन से आता है कि हाँ, राइट। दिस इज माई स्किल exactly, and you need to see it. So that's what how we develop. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सर, किसी ने पूछा है आपसे, पुरोहित प्राची ने पूछा है आपसे, टाइम मैनेजमेंट, हाउ डिड यू मैनेज टू डू ऑल दैट, एंड दैट टू इन कॉलेज? या तो मैं कॉलेज में मैं एक जर्नल रखता था, मतलब एक डायरी रखता था, जिसमें मैं लिखता था कि मैं स्कूल से करते आ रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था, तो मैं लिखता था कि मुझे ये करना है आज, इतना इतना चीजें खत्म करनी है। मान लो मैं 10 चीजों की एक लिस्ट बनाता था, तो उसमें सिर्फ 2 चीजें हो पाती थी। तब मेरी एफिशिएंसी 10% से 15%। टाइम के साथ ओके जब वो मैंने किया, तो जब अभी तक वो करीब 60% से 70% तक आ गई। तो ओके मतलब यही है कि मतलब उसको एक जर्नल जैसे, या उसको मतलब एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखना चाहिए जो भी काम आप करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट उससे ये पता रहता है कि हाँ ये काम मुझे दिखता रहता है कि मुझे हाँ ये करना है करके। बाकी टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर स्टैंड अप की बात बात करें, तो मैं जब कॉलेज में था, तो मैं वीक डेज पे मेरी जो भी कॉन्फ्रेंसेस थी या जो भी वो अटेंड करता था। और मैं कॉन्फ्रेंसेस, जो मेरी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस थी, उनको ऐसी जगह सोचता था, ऐसी जगह जाना जाता था जहाँ पे मैं ओपन माइक या स्टैंड अप भी कर सकूं। जैसे मैं बैंगलोर ओके में कोई भी मेरी रिसर्च कॉन्फ्रेंस रहती, तो वीकेंड पे मैं देखता था कि हाँ मैं अपना रिसर्च पेपर इस कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करूँ, मैं शो करूँ। तो एटलीस्ट जब मैं बैंगलोर जाऊंगा, तो मैं साथ साथ वहां पे स्टैंड अप भी कर लूंगा, लाइक ओके। 2-3 शो कर लूंगा कॉमिक्स से बात करके। सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू लाइक मैनेज टाइम इन समथिंग। वाह, दैट्स ग्रेट सर। तो सर, जैसे कि आपने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी के एक्ट्स किए हैं, तो वो हम कहाँ देख सकते हैं, लाइक इन यूट्यूब, और वेयर वी कैन सर्च फॉर इट? यूट्यूब पे मेरा अभी वीडियो तो मैंने रिलीज नहीं किया। मैं पिछले साल रिलीज करने वाला था हैबिटाट में जाके, मेरे मेरे एक दोस्त ने काफी अच्छे बलराज गई, तो मैं वहां पे जाके रिकॉर्ड करने का सोच रहा था। पैंडेमिक के कारण वो हो नहीं पाया। तो जैसे ही ओके लॉकडाउन खुलता है, मेरा एक शायद वीडियो होगा टेट का, वो शायद देख सकते हैं, उसमें कुछ होगा। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे एक आध दो कुछ वीडियो होंगे। बट हार्ड को द मेन स्टैंड अप वीडियोस आई विल बी पुटिंग व्हेन जब थोड़ा लॉकडाउन स्टेबल हो जाए, और मैं जाके परफॉर्म राइट। करके उसको रिकॉर्ड कर आई पुट इट ऑन यूट्यूब। ओके ओके। Heading towards another question, sir. So, being a Chinwada kid and being from Chinwada,
it's very, very, very aspirational to think about Harvard University and to think about study there or intern there. And एक impossible सा task लगता है to get there. So how was it for you? How was the journey for you from Chindwara to Harvard University? तो मैंने मुझे इस बात का मतलब इस बात के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इनिशियल स्टेजेस में रिजेक्शंस बहुत ज्यादा फेस कर ली। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोगों को अप्रोच करता था कि सर आई वांट टू वर्क इन योर लैब, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू एंड आई वांट टू वर्क। या फिर मैं कुछ स्टैंड अप कॉमिक थे, बड़े स्टैंड अप कॉमिक थे, उनको अप्रोच करता था कि मैं आपको ओपन करना चाहता हूँ, आपके साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मुझे इनिशियल स्टेज पे रिजेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी मिलते। तो उससे हुआ ये कि आई डेवलप्ड रेजिस्टेंस फॉर रिजेक्शन। तो उससे होता यही है कि मतलब आप रुकते नहीं हो, आपको 200-300 आपके मेल पे कोई रिप्लाई नहीं करता है, आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप कोई मतलब वापस से रिप्लाई नहीं करता, तो आप एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हो कि हाँ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, यू जस्ट कीप डूइंग इट। तो मेरे साथ यही हुआ कि जब मैं इसरो में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी गुवाहाटी में या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जब मैं हर एक माइलस्टोन से पास करता था तो देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ रिजेक्शन हर बार। तो इसरो में काम करने के बाद लास्ट ईयर मुझे आई गॉट एन ऑफर टू वर्क एट सर्न। सर्न एक स्विट्जरलैंड में लार्ज हेड्रोन कोलाइडर की एक लेबोरेटरी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ओके। तो मुझे वहां पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट ड्यू टू लॉकडाउन में वहां पे जा नहीं पाया। उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट आई वाज फेसिंग कांस्टेंट रिजेक्शन एवरी टाइम, even after getting a good resume and even having a good background. तो मैं ये कोशिश करते रहा एंड फॉर्चुनेटली आई रीच द स्टेज व्हेन आई कुड कम्युनिकेट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू एंड टू टेल दैट व्हाट आई कुड ऑफर। तो मैंने हार्वर्ड में एक प्रोफेसर थे जिनको मैं काफी 3-4 साल से फॉलो कर रहा था, उनके काम को, उनके पेपर्स वगैरह पढ़ता था। उनको मैंने मेल भेजा कि मैम मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क अंडर यू, these are my specification, these are my skills, these are my experience and I think I could contribute something to your project. तो पॉजिटिवली उनका रिप्लाई आया और ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी के साथ में मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो वो रिजेक्ट हो गया था, 2-3 बार रिजेक्शन हो चुका था बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए। तो हार्वर्ड में जब मेरा इंटरव्यू था, मैं आई यूज अ स्मॉल ट्रिक जो मैंने कभी बहुत पहले सोची थी। तो जनरली क्या होता है, जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो दे कीप आस्किंग यू क्वेश्चन और आपको आंसर करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ थोड़ा नया ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक पीपीटी बना ली थी जिसमें मैंने मेरे पूरा प्रीवियस वर्क जो था उसको स्पेसिफाई कर दिया था कि हाँ ये है मेरी टेड टॉक, अभी उसमें मैंने मेंशन कर दिया था, सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी कि वो फटाफट डिस्प्ले हो जाए। तो उससे होता ये है कि व्हेन यू आर ऑन द सेम लेवल विद इंटरव्यूअर, इंटरव्यू के साथ इंटरव्यू का लेवल बढ़ जाता है और आप डोमिनेट होने। बट अगर आप थोड़ा सा हल्का सा डोमिनेट करने की कोशिश करें तो यू गेन अ स्टेबल पोजीशन इन एन इंटरव्यू। मैंने भी ट्राई किया एंड मैंने द इंटरव्यू स्टार्टेड, देयर वाज अ पैनल ऑफ 3-4 पीपल और दे kept asking me क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि मैं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स इंटरव्यू लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और मैंने अपना जो आधे घंटे का जो स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन था उनको वो पूरा बता दिया। नाउ उसके बाद उन लोगों ने बोला कि they were like really impressed, और उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो इतने इंटेंस नहीं हुए, इट वॉज मोर रिलेटेड टू मुझे जो आता है वो स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा एंड दे वर नॉट टारगेटिंग मी कि लाइक वी वांट टू रिजेक्ट them. So they were in a way that they wanted to accept me something like psychology की थोड़ा ऐसा मुझे महसूस हुआ। दूसरा इंटरव्यू हुआ एंड उसके बाद उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड they were like you can come here, you can come to Harvard and you can work on this. Wow. Sir, so where did this interview happen? This happened in the Zoom only, like अभी तो लॉकडाउन था तो ये मतलब ऑनलाइन ही हुआ। Okay, this happened in lockdown. हाँ, दिस हैपेंड इन लॉकडाउन लाइक नवंबर के आसपास। तो द थिंग इज कि मुझे अभी वहां पे जाना था मई में, आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो टू हार्वर्ड, बट अगेन लॉकडाउन यहाँ पे केसेस बढ़ गए तो आई वाज नॉट एबल टू गो। फिर उसके बाद जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो आई विल गो बैक टू हार्वर्ड। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। तो सर आप इसी बारे में प्लीज हमें और थोड़ा बताइए कि आप वहां जाकर क्या चीज करने वाले हैं। आई मीन व्हाट आर योर टारगेट्स? हाँ, तो मेरा मेन काम है, आई वर्क विद कंप्यूटेशनल फिजिक्स और मेरा बायोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम में गया था ना 11th क्लास में, मैं 3-4 क्लासेस जो थी वो बायोलॉजी की ले ली थी क्योंकि मुझे बायो लेना था, ऐसा कुछ मेरा सीन था, बट मैंने मैथ्स ले लिया इवेंचुअली। तो मैं वहां पे जाके बायो जो अभी भी मैं काम कर ही रहा हूँ, इनफैक्ट ऑनलाइन मेरा काम चलता ही है हार्वर्ड का। तो आई वर्क विथ मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होता है
तो उसको हम स्टडी करते हैं कि वो दूसरे केमिकल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो उसके लिए उसकी फिजिक्स समझना बहुत जरूरी होती है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसकी जो एक बहुत लंबी 400-500 यूनिट्स की जो एक चेन है वो कैसे डेवलप करती है टाइम के साथ और वो सब। तो इसी तरह से वैक्सीन्स भी इसी तरह से डेवलप होती है। वी स्टडी की वायरस जो है वो इसके लिए मतलब कैसे इवॉल्व करेगा। तो वायरस इज लाइक वो मॉलिक्यूल कैसे उस पर अटैक करेगा। तो उसी को हम सिमुलेट करके उसी को हम स्टडी करते हैं कि हाँ कि दीज आर द केमिकल पोटेंशियल, दीज आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं उसकी और उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो दैट इज माय बेसिक वर्क कि ये मैं क्या करने वाला हूँ। इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके ओके। व्यूअर्स, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दिस, प्लीज आस्क रुपेश सर अबाउट इट। एंड सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे यू नो जब भी कोई भी चीज, अगर कोई भी इंटरेस्टेड भी है कोई भी चीज में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमको इतनी देर तक के पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर दिस। हाँ एंड आप जब इस चीज में मतलब आगे बढ़ रहे थे और इस बारे में पढ़ रहे थे, तो कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, या मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी? मतलब हाँ। कभी आपका ऐसा तो हुआ है कि यू डोंट वांट टू डू बट यू हैव टू डू इट? हाँ मतलब बहुत सारी चीजें आप ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। जैसे मैं बहुत सारी फील्ड, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड में ट्राई करना चाहता था, तो फिजिक्स के दूसरे टॉपिक्स में मैंने ट्राई करने की कोशिश की। सो यू डू ट्रायल्स एंड एरर, आप उसके बारे में पढ़ते हो, उसके बारे में रिसर्च करते हो, एंड यू शुड नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू शुड गिव अप। राइट, you have to give up on certain things so that you can work on the major things that you would be doing in your entire life. ओके। तो आप वो चीजें चूज करनी पड़ती हैं जिससे आप जिसको आप तब भी कर सके जब आप फटीग की सिचुएशन में, अगर आप मान लीजिए 5 से मतलब आप दिन भर रात भर काम करने के बाद भी अगर रात को 11 बजे भी आपको कोई उसका क्वेश्चन पूछे, रात को 2 बजे भी उठा के आपको वो उसके बारे में कोई पूछे, तो आप उसी इंटरेस्ट से उसको समझा सकें विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और समथिंग। तो कोई भी चीज जब आप चूज करते हैं फील्ड, तो डोंट चूज इट कि ऐसा फील्ड कभी भी चूज नहीं करना चाहिए जो वैलिडेशन जल्दी से देता हो। क्योंकि वैलिडेशन से के बाद आपके पास एक फटीग आ जाएगा, आपके पास एक मेंटल फटीग आ जाएगा कि हाँ मैं अब इसके बाद इस पे काम नहीं कर सकता। तो यू हैव राइट। टू उन चीजों के बारे में आपको काम करना चाहिए जो क्यूरियोसिटी आपके 24/7 आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर सके। तो प्रोफेसर एच सी वर्मा के साथ मुझे याद है बहुत अच्छा मोमेंट था कि, और ऐसा ही 2-3 लोगों से मैंने सुना और मैंने भी आपको अपने लाइफ में आपको इसको अप्लाई करके देखा कि मुझे उनसे पूछा था कि हाँ आप कितने घंटे आपको ये इस पे काम करना चाहिए, आप ये कितने घंटे इस पे काम करते हैं। लाइक मैं 24 घंटे इस पे काम, जब मैं सोता हूँ तब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब मैं मेरी किताब बंद रहती है तब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो आई एम लाइक 24/7 आई एम थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट। राइट। तो बस इसी तरह से कोई भी चीजें आप पिकअप करते हैं इसमें आगे बढ़े। राइट। राइट। सर, आपने अभी कहा कि मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक पर्सन को श्योर होना चाहिए कि ये चीज को कब छोड़ देना है। तो एग्जैक्टली, व्हाई डिड यू से दैट? मतलब बिकॉज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सपने जो रहते हैं उसको एक पॉइंट के बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ही बड़े होने का एक हिस्सा होता है। यू कांट कैरी रिजेंटमेंट ऑफ द थिंग्स दैट यू वर नॉट एबल टू अचीव। अगर मान लीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इनफैक्ट छोटी उम्र में ही जब जस्ट कॉलेज में जाते हैं, तो अगर दे आर नॉट एबल टू गो टू अ गुड कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, दे डेवलप दिस रिजेंटमेंट टुवर्ड्स देयर पास्ट कि हाँ वी आर नॉट एबल टू अचीव दिस, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। तो अगर आप उसको बहुत टाइम तक कैरी करके चलते हो तो यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन दैट। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ही वाज नॉट एबल टू लाइक मेक इट टू सम सर्टेन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो व्हाट ही डिड इज ही इज लाइक नो आई डोंट वांट टू डू इट, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं डिजाइन में काम करना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, मेरा सपना रहा होगा बचपन से इंजीनियर बनने का, उसमें इवॉल्व करने का, लेकिन जो अपने सपने के साथ जो स्किल्स डेवलप की, जो मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ इसके बारे में, मैं इसको डिजाइन में अप्लाई कर दूंगा। आई कुड लाइक डेवलप दिस एंड स्किल फर्दर एंड अप्लाई इट समवेयर एल्स। तो आपको सर्टेन थिंग्स जो रहते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट यू नीड टू गिव अप। राइट, आप सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते, यू नीड टू फिल्टर आउट द राइट कंटेंट। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था? मतलब क्योंकि आपने आईआईटी ड्रॉप किया है, एंड व्हाई वाज द रीजन, आई मीन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? तो मुझे लगता है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड में काम करना इज नॉट द रियल लाइक गोल ऑफ एनीबॉडीज लाइफ। ठीक है,
तो मैं शायद जब मैं 11th 12th में था, आई एस्पायर टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं करना चाहता था काम। बट आई चूज, फिर मैं टाइम के साथ मैंने रियलाइज किया कि नो, दिस इज नॉट माई कॉलिंग। मेरी कॉलिंग है इज मोर टुवर्ड्स फिजिक्स और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। तो जैसे कि मैं पर्सनली इस चीज को मानता हूँ कि अगर आप लाइफ में अगर आप कोई ड्रिंक लेना चाहते हैं, तो यू शुड नॉट गो फॉर अल्कोहल, एनी स्पेसिफिक अल्कोहल कि मुझे बियर पीना है, मुझे मतलब रम पीना है, आई वांट टू गो फॉर बीपी और व्हाटएवर। तो यू नीड अ मिक्स, अ कॉकटेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। दिस कॉकटेल ओनली वर्क्स फॉर, और हर किसी के लिए कॉकटेल अलग अलग रहती है, और हर राइट किसी को आइडेंटिफाई करना रहता है कि उनकी कॉकटेल क्या है। तो राइट मेरे साथ भी यही हुआ कि यू नीड टू गिव अप, कि हाँ, मुझे 60 ml नहीं डालना है इसमें, मुझे बस 30 ml डालना है इसमें। तो यू नीड टू गिव अप ऑन राइट थिंग्स, समथिंग लाइक राइट राइट सर राइट। सर जैसे कि आप एक पब्लिक स्पीकर भी हैं एंड आप स्टैंड अप कॉमेडी कर ही चुके हैं एंड हाँ। आपने टेडेक्स मतलब आप टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं। सो आपके उस एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज आप हम सबसे कुछ शेयर करिए। तो हाँ, तो जब मैं इसरो में काम करके आया था आफ्टर चंद्रयान मिशन, आई गॉट अ मेल टू टू स्पीक एट अ टेडेक्स इवेंट। और मैं वहां पे गया, एंड टेड में होता है, देयर आर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, कुछ माउंटेनियर्स या ऐसे कुछ लोग रहते हैं, कुछ बिजनेस वुमेन, बिजनेस पीपल रहते हैं, और देयर आर डिफरेंट लाइक वेराइटी ऑफ पीपल एट अ स्टेज ऑन अ टेडेक्स। तो पहले सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उनके एक्सपीरियंस से। मतलब आपको आपके लाइफ एक्सपीरियंस का तो आपका एक पर्सपेक्टिव होता नहीं कि हाँ, ये लाइफ है और ऐसे गोल्स को अचीव करते हैं। लेकिन राइट दूसरे लोगों ने, मान लो किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने, तो उसके ड्रीम को कैसे अचीव किया है, उसका उसके लाइफ हम्म। पर्सपेक्टिव कैसे है, तो अलग वहां से वो होता है। सीखने को मिलता है। लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, कॉलेज स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने को मिलता है कि वो क्या उसके बारे में सोचते हैं, और मतलब क्या उस आपकी जो सोच है उनकी क्या सोच है उस चीज के बारे में। तो राइट उससे आप बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस था। मैं मुझे 3 4 इनवाइट्स आ चुके हैं वैसे तो टेडेक्स के, बट ड्यू टू सम कमिटमेंट्स आई वाज नॉट एबल टू गो देयर। बट मैंने 2 टेड टॉक्स दिए, एक जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, और एक शायद कुछ 2 3 महीने में यूट्यूब पे आ जाएगी। ओके ओके। एंड सर जैसे कि आपने पर्सपेक्टिव की बात करी है अभी कि लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग होता है एंड हाँ। आई थिंक आपके इतने डिफरेंट करियर ऑप्शंस में आई मीन आप स्टैंड अप भी कर रहे हैं एंड टेडेक्स में भी आप मतलब बोल चुके हैं एंड उसके बाद इसरो में भी देन हार्वर्ड में भी। तो एक आर्टिस्टिक माइंड और एक मतलब कोई एक इंसान जो कि पढ़ रहा है वो वाला दिमाग वो दोनों डिफरेंट हाँ। होता है राइट। सो क्या आपका हम्म। ये दोनों चीज इन्वॉल्व है और क्या आप एक ही चीज को लेकर चलते हैं बट पर्सपेक्टिव अलग होता है मैं तो हाउ इज इट। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि साइंस जो है, साइंस डील्स विद रेशनैलिटी क्वेश्चंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो साइंस डील्स विद रेशनैलिटी, हम रेशनैलिटी से कैसे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कैसे हम यूनिवर्स के बारे में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आर्ट्स इज अबाउट डीलिंग विद इमोशंस, राइट। राइट और मुझे लगता है व्हेन रेशनैलिटी कोलाइड्स विद इमोशंस, ब्रेक थ्रूज आर क्रिएट, ठीक है। तो जब हम अपने इमोशंस को अपने रेशनैलिटी के साथ या अपने टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज के साथ जोड़ लेते हैं, तो ही हम एक ब्रेक थ्रू या कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट काम कर पाते हैं। जैसे कि मैं अपने ऑक्सीजन के बारे में राइट बोलूं, तो जैसे ऑक्सीजन का जो है, इट वाज ओरिजिनेटेड आउट ऑफ एम्पैथी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनोवेशंस व्हिच आर ओरिजिनेटेड आउट ऑफ एम्पैथी, दे आर नॉट द वंस व्हिच आर एस्थेटिक, बट दे सॉल्व अ मोर डीपर एंड मोर मीनिंगफुल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। तो इसी आर्ट को और इसी मतलब साइंस को जब हम कोलैबोरेट करते हैं, तो एक ऐसी चीज क्रिएट होती है जिसके बारे में शायद हमने खुद ने सोचा ना हो, और शायद वो सोसाइटी में काफी डीपर इम्पैक्ट लाती। राइट राइट। तो सर आप जैसे कोई भी चीज इनोवेट करना चाहते हैं या कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो क्या आप एक मतलब ऐसा सोचकर चलते हैं कि कोई ना कोई इस चीज में आर्ट छुपा रहे वो इन्वॉल्व हो वो चीज को बनाने के लिए क्योंकि इमोशन आ जाता है। हाँ। तो उसका जो ओरिजिन होता है वो इमोशन से होता है। कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई, मतलब लिटरली पीपल आर डाइंग आउट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, नो बडी डिजर्व्स टू डाई लाइक दैट, राइट। सो वो एक तो इमोशन से उसका मतलब ओरिजिन होता है। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है, उसमें जो टेक्निकल स्किल्स रहती हैं, जो इन्वॉल्व रहती है, इट इज लाइक आर्टिस्टिक रहती है। जैसे उसमें एक पीवीएम मैकेनिज्म है, पल्स विद मॉड्यूलेशन का जो मैकेनिज्म है, जो एक पर्टिकुलर साइनसोइडल वेव को हम लाते हैं, तो उसमें एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव छुपा हुआ है अपने आप में।
और उसके अलावा भी जो मैं अपना नॉर्मल काम जो करता हूँ, जो अभी मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में जो काम करता हूँ, उसमें भी अपने आप में एक आर्ट है। जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अपने आप में एक चेन या एक टोपोलॉजी में हम इसके बारे में बात करते हैं कि चेन्स जो रहती हैं, जो नॉट्स जो रहती हैं, वो कैसे कनेक्टेड रहती है ओरिगेमी से। ओरिगेमी आपको पता होगा पेपर का जो आर्ट रहता है। तो हम पेपर के आर्ट्स के मतलब इनिशिएटिव जो मतलब उसके जो ओवरव्यू है, उस ओवरव्यू को हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में यूज करते हैं। तो आर्ट और साइंस जो अपने आप में ऐसे कनेक्टेड है। मतलब नेचर को तो नहीं पता ना कि आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है। राइट तो वही है कि हम दोनों में एक साथ काम करते हैं इस तरह से। राइट। वाओ, दैट्स ग्रेट। सर, अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगी ऑक्सी सर्व की, ऑफ कोर्स। सो प्लीज आप हमें एक ब्रीफ दीजिए कि ऑक्सी सर्व क्या है जो आपने इन्वेंट किया है। तो ऑक्सीजन जो है इट इज प्राइमरीली एन ऑक्सीजन कंजर्वेशन डिवाइस। तो होता क्या है, जो कंटिन्यूस फ्लो डिवाइसेस जो होती हैं, जब किसी को ऑक्सीजन थेरेपी पे या किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा जाता है, हाई फ्लो नेजल कैनुला पे, तो वो जो फ्लो रहता है वो कंटिन्यूस होता है। और हमें रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो रेस्पिरेशन इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस। उसके लिए हमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सिलेशन के टाइम ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और इनहेलेशन के टाइम भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उसी चीज को हमारा जो ये डिवाइस है वो एड्रेस करता है। हमारे डिवाइस में ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो रेस्पिरेटरी रेट को, अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को, ईईजी को, इन सबको बैलेंस करके चलता है, इन सबको मेजर करता है। और इन पैरामीटर्स के आधार पे वो जो फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो करीब 60 से 70% ऑक्सीजन को सेव कर लेता है। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी पर रखते हैं, तो डॉक्टर को आके बार बार उसको जो नॉब है उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि अभी इतना फ्लो दिया है, उसके साथ उसके पैरामीटर कैसे चेंज हो रहे हैं, फिर इतना फ्लो दिया है तो पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। हमारा डिवाइस जो है उसको ऑटोमेट कर देता है उसी प्रोसेस को। हर सेकंड पे वो पैरामीटर्स को मेजर करता है, और हर सेकंड पे वो उसको वैल्यू को चेंज करता रहता है। उससे होता ही है कि पहले तो डॉक्टर को फ्रीक्वेंटली जाना नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन दे दें किसी पेशेंट को, तो उसके लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर कम ऑक्सीजन दे दें तो उसका जो सैचुरेशन है वो रैपिडली कम हो जाता है। तो हमारा जो डिवाइस है इसी बैलेंस को मेंटेन करता है कि हाँ, दिस इज द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्लो विच इज रिक्वायर्ड। तो यही हमारा डिवाइस को एड्रेस करता है। तीसरी चीज है इसमें कि ये इसमें एक अलार्म भी है, जिससे अगर किसी कोई पैरामीटर अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो तुरंत वो डेटा भेज देता है सर्वर पे, और अलर्ट हो जाता है डॉक्टर है जो उसको अटेंड करता है। तो दिस इज व्हाट अबाउट एवरीथिंग अबाउट द डिवाइस। Wow, that's really great, sir. And पुरोहित प्राची ने पूछा है, sir, how did you came up with the idea of OxyServe? सो ऑक्सीजन का आइडिया, जैसे मैंने बात की पहले भी, कि हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के प्रोजेक्ट पे काम करते थे कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो उनको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि यू कांट टेक एनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू स्पेस। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन उनके पास अवेलेबल रहती है उनको ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है उस ऑक्सीजन को, कि हाँ, हमें इतनी ही ऑक्सीजन देना है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस पैरामीटर में स्पेस क्राफ्ट के अंदर है या स्पेस क्राफ्ट के बाहर है, किसी कमरे में बैठे हुए हैं, उनकी फिजिकल पैरामीटर्स क्या है। तो इस पे हम लोग रिसर्च कर ही रहे थे ऑलरेडी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब क्राइसिस आई तो हम लोगों ने सोचा कि इसका स्पिन ऑफ यूज कर सकते हैं। स्पिन ऑफ मतलब कि सारी जो टेक्नोलॉजी जो रहती है उसको दूसरे एरिया में यूज कर। वैसे हमने सोचा कि जो स्पेस टेक का जो एप्लीकेशन है हम उसको मेडिकेयर डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने उस आइडिया को यहाँ डेवलप करने की कोशिश की। तो हम लोग ने जो प्राइमरी डिजाइन थे वो कुछ डॉक्टर्स को, कुछ पल्मोनोलॉजिस्ट को भेजे कि हाँ, हम इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो करीब 4 महीने के बाद हम लोगों को काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला, और एक फाइनल हम लोग ने प्रोटोटाइप डिजाइन किया ऑक्सीजन का। वाओ। सर, जैसे कि आपने बोला कि 4 महीने में आपको वो सिर्फ प्रोटोटाइप मिला है, तो आप इस प्रोजेक्ट में कब से काम कर रहे थे? आई मीन कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? तो मुझे बेसिकली इसमें इसीलिए टाइम लगा क्योंकि कोई भी मेडिकल डिवाइस है उसको सेफ होना पड़ता है। यू कांट जस्ट मेक अ डिवाइस, एक फ्लो वॉल्यूम डिसाइड करके आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते, क्योंकि इट वुड रिस्क द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स, राइट। तो हम लोगों को डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करना पड़ा कि सर इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। डिवाइस तो बहुत छोटा सा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर छोटा ही है। तो हम इसको कैसे इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके किस पैरामीटर पे हमको काम करना चाहिए। तो ऐसे हम लोगों को कंटिन्यूस फीडबैक बहुत सारे डिवाइस एक्सपर्ट्स का मिलता रहा। तो स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मनु प्रकाश, बायो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं वो। उनसे भी हमको फीडबैक मिला जिनके साथ हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और हार्वर्ड में मेरे जो जिन गाइड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ प्रोफेशनल्स थे, मेडिकल प्रोफेशनल, उनसे मुझे कनेक्ट किया तो दैट वो उनका भी फीडबैक मिलके इस डिवाइस का डेवलपमेंट को हम फर्दर कर सकें।
तो फाइनली हमने एक डिवाइस बनाई, इसका एक प्रोटोटाइप बनाया, इसका बीटा टेस्टिंग सिमुलेशंस में टेस्ट करके देखा इसको, और उसका रिजल्ट काफी अच्छा आया। फिर उसके बाद हम लोग ने इसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जो अगले 2-3 महीने में एक्सेप्ट हो चुका है वो, और वो 2-3 महीने में अब पब्लिश हो जाए। वाओ, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। सर, किसी ने पूछा है, व्हेन विल इट कम इनटू मार्केट? तो इसको कोई भी जब डिवाइस बनता है तो उसकी अल्फा बीटा और गामा टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, ताकि वो एक सेफ डिवाइस सर्टिफाइड हो जाए। तो अभी हम लोग फिलहाल इसी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। हम लोग पेटेंट को फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकें, वो हमको अप्रोच करने की कोशिश कर सकें, ताकि हम उनके साथ मिलकर इस डिवाइस को फर्दर डेवलप कर सकें। क्योंकि हमारे पास कोई लैब या कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज ऐसे अवेलेबल नहीं है। राइट। तो शायद कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो हमारी हेल्प करें, तो हम शायद इसको जल्दी से जल्दी मार्केट में लाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज और पेटेंट ऑफिशियल्स हमारा मतलब पॉजिटिवली हमारे साथ काम करते हैं और पॉजिटिवली हमारी हेल्प करते हैं, तो मुश्किल से ये थर्ड वेव के पहले ही ये हमारे मार्केट में आ जाएगा, करीब 2 या 3 महीने के वाओ। अंदर अंदर या 4 महीने की मार्केट में पॉसिबली आ जाए। ओके, ओके। एंड सर, जैसे कि आपने ये सारी चीजें बताई है हमें ऑक्सीसर्व के बारे में, तो यानी कि अगर कोई भी इंसान को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, ये सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन देगा? यानी अगर जैसे कोई भी नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देता है, तो आधे से ज्यादा हाँ ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है, तो इस जी डिवाइस जी, में वो ऑक्सीजन वेस्ट नहीं होगी, राइट? नहीं होगी एग्जैक्टली या। ओके। तो वो एंड 60 से 70% करीब से इसी इसी कारण वो 60 से 70% जो ऑक्सीजन है उसको बचा लेता है। तो ओके, दैट इज द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। ओके, वाओ। सर, आपके ऑक्सीसर्व बनाने के दौरान हम मतलब हम जब रिसर्च कर रहे थे, तो हमें ये भी पता चला कि आप स्पेस ग्रेड एक आपका स्टार्टअप है जो कि आपने शुरू किया है। तो प्लीज आप यस हमें यस। उस बारे में भी बताइए। तो स्पेस ग्रेड मेरे स्टार्टअप का नाम है। स्पेस ग्रेड, इसमें 2 लोग हैं, मैं और मेरा भाई। तो स्पेस ग्रेड स्पेस टेक में जो एमएल और आईओटी सॉल्यूशंस जो यूज होते हैं, उस पे काम करते हैं हम लोग। जो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, अभी हम लोग उस पे काम कर रहे थे। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक रोबोट बनाया था कोविड वार्ड्स के लिए, जिसका नाम था हेक्सा फंक्शनल ऑटोनोमस रोबोटिक कार्ट, इन शॉर्ट हार्क। तो हार्क करता यह था कि जो हॉस्पिटल्स में ये मेडिसिन और जो भी एसेंशियल्स थे उसको डिलीवर करता था ऑटोमेटिकली। ये ओके। पेशेंट्स के पैरामीटर्स को, मतलब टेम्परेचर वगैरह को मेजर कर देता था दूर से ही। और उसमें एक डेडिकेटेड यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स लगा था, जिससे वो डेडिकेटेड आइटम्स को सैनिटाइज कर लेता था। और एक मॉपर लगा था, जिससे वो पूरा जो फ्लोर था वो साफ कर लेता था, और ये ऑटोमेटिकली हो जाता था। यू नीड नॉट टू, मतलब जेनिटर को और डॉक्टर को या किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाओ। हम लोग ने पिछले साल बनाया था, इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर हम लोग ने लिखा था। उसके बाद हम लोग अभी इस स्टार्टअप में हम लोग स्पेस टेक से रिलेटेड चीजों पे काम करते हैं। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में जो भी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें कैसे जैसा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की साइकोलॉजी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन ट्रेनिंग, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो आइसोलेशन वाला पार्ट होता है, उस पर हम लोग काम करते हैं रिलेटेड टू एमएल एंड आईओटी। ओके। सर, आपने ऑक्सीसर्व जो डेवलप किया है, एंड आपने अभी जो स्पेस ग्रेड के बारे में बताया है, तो आपके साथ आपके भाई भी इन्वॉल्व है इस पूरे वर्क में? हाँ, तो मेरा जो भाई है गुरीन माहौर उसका नाम है। और तो वो भी, हम दोनों साथ में इस पर काम करते हैं। हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था इसको लास्ट ईयर। और हम लोग ने काफी लोगों के, वी गॉट इन टच विद लॉट्स ऑफ पीपल लाइक हमारे जो इलन इलन मस्क के साथ जिन्होंने स्पेस एक्स स्टार्ट किया था, मिस्टर जिम कैंट्रेल, जो नासा में काम कर चुके थे। उसके बाद हम लोग ने मिलकर स्पेस एक्स, दे वर द को फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, तो उनके साथ भी हम लोग ने इंटरव्यू लिया था। एंड ही इज ऑल्सो पार्ट एज अ मेंटर कमिटी ऑफ अवर स्टार्टअप। नासा में एक साइंटिस्ट है, प्रोफेसर गौतम चट्टोपाध्याय, एक सीनियर साइंटिस्ट है नासा में। वो भी हमारे मेंटर हैं, उनसे भी हमारी बात होती रहती है। राकेश शर्मा सर, रवीश मल्होत्रा सर। और एक नासा में पुराने अपोलो मिशन में एक एस्ट्रोनॉट थे, मिस्टर फ्रेड ग्रेगरी। तो जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे यूएस में, तो तब वो नासा के हेड एडमिनिस्ट्रेटर, डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो वो भी हमारे टच में है। ही इज ऑल्सो मेंटर ऑफ अवर स्टार्टअप, जो हमारे डिवाइस और डेवलपमेंट फर्दर हमारी हेल्प करते ओके। तो सर, जैसे कि आपने ऑक्सीसर्व के बारे में इतना कुछ बताया है, आप प्लीज हमें उसकी जर्नी भी बताइए कि आपने कब हैं। से स्टार्ट किया, एंड क्या क्या हर्डल्स आए उस चीज को बनाने में, एंड ऐसे भी हर्डल्स बताइए जो कि मतलब
आउटसाइड हर्डल्स थे, आई मीन जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं थे बट उसके काम से रिलेटेड थे, जो हो नहीं पा रहा था। हाँ एग्जैक्टली। तो पहला हर्डल तो यही था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे उसको प्रोक्योर कैसे करें, क्योंकि लॉकडाउन था। तो हम लोग को इंडिविजुअली, मतलब ये अमेजोन पे तो मिलता नहीं है, तो वी हैव टू अप्रोच द स्पेसिफिक बायर्स और स्पेसिफिक लोगों को हमको कांटेक्ट करके फिर उसको उनसे वो बुलाना पड़ा। उसके बाद दूसरी चीज थी कि ये लॉकडाउन में तो ये बहुत मुश्किल था। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि हम लोग जो डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहे थे कोविड के कारण, देवर ऑलरेडी ऑन कोविड ड्यूटी, तो वो या उतना टाइम नहीं दे पाते। तो हमको आउट ऑफ द ड्यूटी टाइम, मतलब 12 बजे के बाद हमको रात को 2-3 बजे तक उनको उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करना पड़ता था कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और फर्दर चीजें। बाहर के जो साइंटिस्ट थे, इंडिया के बाहर के जो साइंटिस्ट थे, उनसे भी कांटेक्ट करने के लिए हमको यूजुअली रात को ही बैठना पड़ता था। कभी कभी ऐसा तो होता था कि हम रात भर नहीं सोते थे उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्किंग विद दैट। और काफी टेक्निकल हर्डल्स आए थे इनिशियली। ये ऐसा लग रहा था कि ये काम नहीं करेगा, सिमुलेशंस में ये काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हम लोग ने जब इसको डेवलप किया, फर्दर डेवलप किया, सिमुलेशन टेस्टिंग की, तो फाइनली लगा कि हाँ ये काम कर सकता है। उसके बाद हम लोग ने जब इसको रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भेजा, सो दे वर क्वाइट वी गॉट अ क्वाइट पॉजिटिव फीडबैक रिगार्डिंग दैट। सो या। ओके ओके। आई मीन आपकी इस जर्नी को सुनकर ही मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है, एंड सर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिली है, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग Nice. हाय So सर, आई एम not आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम ग्लिच, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। it's okay, it happens. Uh, Yeah. yes sir, so anyways, I was left with one question only, and that was कि जैसे कि आपने इतना सब कुछ ऑलरेडी हमें बता ही दिया है, तो जो भी एक स्टूडेंट है और वो एस्पायर कर रहा है ये चीजों के लिए, तो आप हाँ, उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो एंडिंग नोट पे मैं मतलब अपनी बात को इसी तरह से खत्म करूंगा कि हम जब बचपन में जब छोटे रहते हैं तो हम आइडल्स को ढूंढते रहते हैं कि ये आइडल है, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ, ये वो। तो मुझे लगता है कि वाई डू वी ऑलवेज नीड एन एग्जाम्पल टू नो दैट वी आर डूइंग इट राइट व्हेन वी कैन सेट एन एग्जाम्पल, राइट। तो मैंने एक छोटी सी, मतलब जॉन वॉलियस आपको अगर आप जानते हो तो उनकी एक पोयम है इसी के बारे में, कि ऐसा कुछ वो कहते हैं कि एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूं मैं, जस्ट फॉर द एलिगरी ऑफ ब्यूटी मैं उस पर इतना एफर्ट डालता रहा हूँ। एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूं मैं, क्या मिल गया जमीर हुनर बेचकर, इतना ही बस की काम चलाता रहा हूं। रूहों के पर्दापोश गुनाहों से बेखबर, द थिंग्स विच आर हिडन इनसाइड द सोल, उससे Yeah, बेखबर, लाइक yeah. रूहों के पर्दापोश गुनाहों से बेखबर, जिस्मों की नेकियां गिनाता रहा हूं मैं। और ऐसा कुछ एंडिंग लाइन की कुछ ऐसी है कि अपना मिसालिया मुझे अब तक ना मिल सका, आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई एग्जाम्पल। अपना मिसालिया मुझे अब तक ना मिल सका, जर्रों को आफताब बनाता। Wow. So that's what how I would like to put it. So don't search for examples when you could set an example. तो बस आप Wow. अपना काम करते रहिए और and things would start unfolding itself. Wow. I just want to thank you so very much for joining in with us and telling your story and guiding people around you and guiding us about what to do and what not to do. And sir, I think अगर जैसे आप कर सकते हैं, आई एम श्योर सब कोई कर सकता है। एंड आपने भी हमें अभी ये सब बताया, सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड टेलिंग so much about you. Thank you so much, Nishita. It was my pleasure joining you guys. और मुझे काफी मजा आया. It was a really productive Uh, session. for me also, sir, I gained so much knowledge and it was so inspirational and motivational for me. Thank you so Thank much. Uh, okay, guys, so I just want to thank you all for joining in again. And we will end this IG live here. And